वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज ये फाइनल अकाउंट का लेक्चर 3, इस पर मैं 2 लेक्चर दे चुका हूं, 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हालांकि बहुत लेट से ये लेक्चर 3 आ रहा है, इसके लिए खेद है मुझे। कुछ कारण से 11th का जो वीडियो है वो कम बन रहा था या थोड़ा गैप ज्यादा हुआ, बट मेरा कोशिश रहेगा कि आगे आने वाला समय में अब कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलता रहे। चलो, हम लोग फाइनल अकाउंट के लेक्चर 3 में हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैं बात किया था। जो मेरा लेक्चर 2 था उसमें मैं एक्सपेंस को लेकर बात किया था। देखना, आप लोगों को एक्सपेंस को लेकर बात किया था मैं कि जो एक्सपेंस होते हैं बेटे वो 3 तरह के होते हैं। एक्सपेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला एक्सपेंस होता है रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंस। सेकेंड बोला गया था कैपिटल नेचर का, यानी कैपिटल एक्सपेंस। और थर्ड हम समझाए हुए थे इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये 3 तरह की एक्सपेंस की बात मैं किया था और बहुत डीप में आपको लेक्चर नंबर 2 में मैं इस एक्सपेंस को क्लियर करने की कोशिश किया कि आप इस एक्सपेंस को कैसे पहचानोगे। पूरे अकाउंटेंसी में आप 11, 12 आगे कहीं भी चले जाओ, एक्सपेंस के चौथा टाइप नहीं मिल जाएंगे। एक्सपेंस के 3 टाइप होते हैं, जिसमें, और ये मेन टाइप है, ठीक है ना, ये मेन टाइप है देखना एक्सपेंस का, जिसमें पहला एक्सपेंस हो गया रेवेन्यू नेचर, सेकेंड कैपिटल नेचर और थर्ड हो गया डेफर्ड रेवेन्यू नेचर। अब तीनों कैसे पहचाना जाएगा, इसके लिए आप लेक्चर 2 को देखें। जो लोग नहीं देख पाए हो, जो देखे हो उनको समझ में आ गया होगा। ये तीनों की पहचान मैं समझाया था कि कैसे इसको इजीली हम लोग पहचानेंगे। साथ में मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको समझाया था कि किसको कहां भेजा जाना है। रेवेन्यू एक्सपेंस के 2 टाइप्स होते हैं, मैं ये समझाया था कि इसके 2 टाइप्स होंगे, जिसमें एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये 2 एक्सपेंस होते हैं रेवेन्यू नेचर का। और मैं ये समझाया था कि केवल रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस देखो, हालांकि हम लोग को फाइनल अकाउंट में मैं बोला था 3 काम करना है। देखो, पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सेकेंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और थर्ड होता है बैलेंस शीट बनाना। मैं समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को दिखाया जाता है। एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम को दिखाया जाता है। अब ट्रेडिंग और पीएल 2 अलग अलग अकाउंट है देखना, और दोनों में मैं बात क्या कर रहा हूं कि एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये दिखाया जाता है। हम लोगों को सिर्फ ये पहचानना है बेटे कि कौन सा एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और कौन सा एक्सपेंस, लॉस, इनकम जो है वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ये पहचानना है, ठीक है ना। अभी हमारा फाइनल अकाउंट जो चल रहा है ये विदाउट एडजस्टमेंट चल रहा है। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ये चल रहा है। फाइनल अकाउंट जो हमारा है ये विदाउट एडजस्टमेंट चल रहा है। देखना लेक्चर 3, विदाउट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की कोई बात इसमें नहीं किया गया है। देखना, मेरा टॉपिक ये चल रहा है विदाउट एडजस्टमेंट। चलो, तो मैं ये समझा दिया था कि देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंस के 2 टाइप्स होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो हम लोग इसको डेबिट साइड भेजेंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं लिख चुका हूं देखना। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको मैं बोला था कि ये डेबिट साइड जाएगा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां जाने वाला है। और कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो मैं बोला था कि ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये एसेट साइड, कैपिटलाइज कर देना है देखना इसको, एसेट साइड वहां जाने वाला है। तो ये सारा कुछ आपका लेक्चर 2 में मैं कंप्लीट किया था। देखो, प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रहा है कि ठीक है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन को
हम लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में भेजना है। तो किस एक्सपेंस लॉस को हम लोग ट्रेडिंग में भेजें और किसको पीएनएल में भेजें, इसको कुछ हद तक देखो यहां क्लियर किया गया है कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ही ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं, कैपिटल नेचर का नहीं। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं जाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल में, बैलेंस शीट में जाना ही है, कैपिटलाइज कर दिया जाता है। यानी जिस एसेट्स पर इसको खर्च किया उसी पर ऐड कर देना हम लोगों को, ठीक है ना, यह समझाया गया है। तो डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस जो होगा इसको हम लोग को भेजना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट नेचर का जो होगा उसको हम लोग को भेजना है पीएनएल अकाउंट में। तो मैं समझाया था कि रेवेन्यू एक्सपेंस ही केवल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंस नहीं। साथ में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं, जिस एक्सपेंस का बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, तो ये एक्सपेंस को दो जगह भेजा जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये एडजस्टमेंट का पार्ट हो जाएंगे, आगे समझाया जाएगा और भी डेफर्ड को। बट तीनों की पहचान आपको समझा दिया गया था कि तीनों एक्सपेंस को पहचाना कैसे जाता है, इसलिए आप लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखिए, वहां क्लियर कट इसके बारे में बताया गया। आज की लेक्चर में मैं क्या समझाने वाला हूं, ये तो क्लियर कर दिया गया कि रेवेन्यू एक्सपेंस में एक डायरेक्ट होंगे, दूसरा इनडायरेक्ट होंगे, और डायरेक्ट को हम लोग भेजेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट को भेजेंगे हम लोग पीएनएल अकाउंट में। बट हम लोग पहचाने कैसे कि कौन सा एक्सपेंस को डायरेक्ट कहा जाए और कौन सा एक्सपेंस को इनडायरेक्ट कहा जाए, आज हम लोग ये पहचानने की प्रयास करेंगे। देखो, बहुत सारे टीचर्स क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में 10-20 नाम लिख देते हैं, एक लिस्ट तैयार कर देते हैं कि देखो जी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको याद कर लेना। उसी तरह 10-20 नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देते हैं और बोलते हैं इसको भी याद कर लेना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। भाई अभी तो तुम याद कर लोगे, 10-20 नाम आ रहा है, मजबूरी एग्जाम पास करना, याद कर लोगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, कहीं बड़े बड़े जॉब में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो क्या यही 10-20 नाम वहां पर आएंगे सिर्फ, या कुछ अलग नाम भी आ जाएंगे? तो जब वहां कुछ नए नाम मिलने लगेंगे तब आप कैसे पहचानोगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको याद नहीं करना है, बातों को समझने की प्रयास करना है, लॉजिक पर ध्यान देना है, याद के पीछे नहीं भागना है। तो आज की लेक्चर में हम लोग ये सीखने की प्रयास करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर सही तरीका क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पहचानने का। मेरा टॉपिक ये है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो, इसको पहचानने के लिए पहले तो ये समझ लो कि जो बिजनेस होता है वो कितने तरह के होता है। बिजनेस देखना, बिजनेस एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेड करोगे या मैन्युफैक्चर करोगे, यही होना है, ट्रेड या मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेड करने का मतलब दूसरे के बनाए हुए सामान को हम लोग बेच रहे हैं, बनाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है, ठीक है। कोई सामान बना रहा है फैक्ट्री में, वहां से हम खरीद के ला रहे हैं, यानी ट्रेड कर रहे हैं, और फिर हम कस्टमर से उसको बेच रहे हैं, तो ये हो गया ट्रेडिंग नेचर बिजनेस। सेकेंड हो गया मैन्युफैक्चरिंग नेचर, हम खुद बनाते हैं बेचते हैं, बनाते हैं बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेचर हो जाएगा ये। तो आप ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस करो या मैन्युफैक्चरिंग नेचर का बिजनेस करो। अब जब ट्रेड जब करोगे आप, तो ट्रेड भी दो जगह से होगा। देखो, कहां से दो जगह से होगा, एक तो आप इंडिया में ही किसी स्टेट से ट्रेड कर रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से ट्रेड कर रहे हो, या आप फॉरेन से ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड है। इंडियन ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन से ट्रेड करोगे मतलब कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, और जब ट्रेड ही करना है तो कोई जरूरी नहीं कि जो सामान हम खरीद रहे हैं उसको इंडिया में ही बेचें, उसको बाहर भी बेच सकते हैं दूसरे कंट्री में, मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस हो जाएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बिजनेस की बात करें, मान लो आपको एक्सपोर्ट करना है,
तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं ये मान लो इस मार्कर को हमको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट बिजनेस हमारा है, मान लो एक्सपोर्ट करना है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मार्कर हम बनाएंगे तभी बेचेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मेरा। अरे भाई ये मार्कर कोई और कंपनी इंडिया में बना रहा है, उससे मैं खरीदा और मैं इसको विदेश में बेच रहा हूं, मैं वहां अपना क्लाइंट बना के कस्टमर बना के रखा हूं, ऐसा हो सकता है ना। तो ये ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग नेचर का बिजनेस हो, दोनों में कोई भी नेचर का बिजनेस हो, ये इंडिया मार्केट में भी सेल होगा, परचेज होगा, बाहर भी होगा, बाहर भी हम लोग सेल कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात आ जाएगा। देखो बिजनेस जो भी आप कर रहे हो ट्रेडिंग नेचर का है या मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, ट्रेड कर रहे हो, चाहे तो इंडियन सामान को खरीद के इंडिया में बेच रहे हो या आप बाहर से सामान लाकर इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रहे हो, ठीक है, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर बेच रहे हो, तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो ये बिजनेस आपका एक सोल ट्रेड के रूप में होता है, सोल ट्रेड बिजनेस, ठीक है ना। एक सोल ट्रेड बिजनेस हो गया, एक पार्टनरशिप के रूप में होता है, देखो पार्टनरशिप बिजनेस, और एक होता है कंपनी बनाकर काम करना। देखो ये तीन हमारे पास तरीका है बिजनेस करने का। सोल ट्रेड बिजनेस, वैसा बिजनेस जिसका एक मालिक है, ये सब बिजनेस स्टडी में पढ़ना है आपको, बीएस में, या कहीं कहीं बीओ बोल दिया था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो थ्योरी की बुक्स है वहां पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको। सोल ट्रेड बिजनेस वैसा बिजनेस जिसका एक मालिक है, ठीक है ना। हम ट्रेडिंग बिजनेस में ही है लेकिन मालिक एक है। अब अगर बड़े स्तर पर काम करना है तो हो सकता है अगर आपकी इच्छा हो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर लो, पार्टनरशिप फर्म, जो 12 में जाकर चैप्टर के रूप में आ जाएगा पार्टनरशिप फर्म, जब एक से ज्यादा लोग आपस में मिल जाओगे और फिर बिजनेस कर रहे हो, जिस तरह का बिजनेस करना है, इंडिया में करो, बाहर करो, जैसे भी करो, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगा। तीसरा है कंपनी बनाकर, जैसे नाम बड़े बड़े कंपनी का सुनते हो, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, टीसीएस हो गया, टेल्को हो गया, ठीक है ना, रिलायंस हो गया। तो इस तरह से जो बड़े बड़े कंपनी देख रहे हो, कंपनी बनाकर अपना काम करना, तो ये तरीका होता है कि सोल ट्रेड बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस आपका, या कंपनी है। तो आप कंपनी बना के बिजनेस करो, चाहे पार्टनरशिप बनाओ, चाहे सोल ट्रेड करो, आप क्या करोगे? अगर आपका ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस है तो सामान खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, यही करना है आपको। मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है तो आप बनाओगे बेचोगे, बनाओगे बेचोगे, ये होने वाला है। तो इस पर ध्यान देना। मैं इस टॉपिक को क्यों लाया यहां पर, क्योंकि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन करेंगे हम लोग यहां पर कि डायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे पहचाना जाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे पहचाना जाए, तो वहां पर आपको यह चीज को ध्यान में रखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस को दिमाग में सेट रखना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तभी वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात आएगा। ट्रेडिंग नेचर के बिजनेस होगा तब भी डायरेक्ट एक्सपेंस की बात आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात आएगा। तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि बिजनेस ट्रेडिंग नेचर का होता है या मैन्युफैक्चरिंग नेचर का होता है। बट इसको करने के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस करना हो या आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना हो, करने के लिए आप सोल ट्रेड बिजनेस खोल सकते हो जिसका एक मालिक हो। जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है तो उसका सर्वे सर्वा मैं हूं, ऑल इन ऑल, तो उस बिजनेस को या प्रोफेशन को कहा जाएगा सोल ट्रेड। सोल ट्रेड हमारा फर्म है वो, लेकिन उसी कोचिंग को हम लोग 2-3 मिलकर करते तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। और बड़े स्तर पर उसी कोचिंग को करना है तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना के करेंगे तो कंपनी के रूप में काम करने लगेगा। तो आप काम करना कैसे चाहते हो बिजनेस में, सोल ट्रेड के रूप में या पार्टनरशिप के रूप में या कंपनी के रूप में, ये आप पर डिपेंड करता है कि बिजनेस को कितना ऊपर तक लेके जा रहे हो, बिजनेस का वॉल्यूम क्या है। चलो ठीक है, इस पर ध्यान देना है। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर कि हम लोग कैसे पहचाने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। ये पहचानने सीखना है अपने को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। देखो भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस
रिलेटेड विथ परचेज एंड फैक्ट्री। एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ परचेज एंड फैक्ट्री, परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे, मैं एग्जांपल से भी समझा रहा हूं, देखो इसको, परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो फैक्ट्री में करोगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान जितने भी एक्सपेंस आप कर रहे हो वो सब डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा एक ऑफिस है, ये बिजनेस का ऑफिस है मान लो, और ये ऑफिस मेरा कहां है, ये रांची में है, मान लो झारखंड में, रांची झारखंड। ठीक है, ऑफिस का मेरा देखो ये एंट्रेंस है, यहां से एंट्री करना है। मैं जो भी नेचर बिजनेस कर रहा हूं, सोल ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल मंगाना होगा, ट्रेडिंग बिजनेस है तो डायरेक्ट बना हुआ सामान मंगा रहे हो। मान लो हमारा ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस है और मैं सारा सामान जो है ये कानपुर से मंगाता हूं, कानपुर यूपी, यहां से मैं परचेज करता हूं देखो सामान को। तो मान लो कानपुर में सामान हमने परचेज किया, जो भी परचेज करने गया परचेज किया, जिस चीज का भी मेरा दुकान है, ठीक है, मैं वो सामान वहां से परचेज किया, एक ट्रक सामान परचेज कर लिया मान लो कानपुर में। अब ट्रांसपोर्ट से मुझे इसको भेजवाना होगा रांची, तो कानपुर से लेकर जो ट्रांसपोर्ट से हमारा माल यहां से चला, यहां से लेकर देखो इस गेट तक पहुंचने में, इस गेट तक पहुंचने में, गेट के अंदर नहीं गया है, गेट तक पहुंचने में जितने भी एक्सपेंस हुए होंगे ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। ध्यान से समझने की प्रयास करना। सामान जहां खरीदे हो वहां से लेकर अपने ऑफिस तक लाने में, ऑफिस के गेट तक लाने में जितने भी तरह के एक्सपेंस हुए होंगे वो सारे एक्सपेंस को कहा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मान लो ये मार्कर मैं कानपुर में ही खरीदा था, मैं एक पीस से समझा रहा हूं, देखो ये मार्कर मान लो मैं 25 रुपया में खरीदा, कानपुर में, कहां खरीदा इसको, कानपुर में 25 रुपया में खरीदा, और ये रांची आ गया, खरीदा तो मैं ट्रांसपोर्ट से रांची आ गया। अब कोई कस्टमर इसको 26 रुपया में हमसे मांग रहा है, 26 में, बता इसको हम बेचे या नहीं बेचे? अगर हम 26 में बेच दिए, 26 रुपया में, क्या बोलोगे सारे बच्चे हमारे, मैं प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया? मैक्सिमम लोग कह दोगे सर 1 रुपया का प्रॉफिट अर्न कर लिया, 25 का चीज 26 में बेच दिए। नहीं, गलत है बेटे। आप जहां खरीदे थे वहां का कॉस्ट था 25 रुपया, लेकिन कानपुर से रांची क्या आप माथा पर लेके उसको आए हो? उसको लाने में कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई इस पर भाड़ा नहीं लगा। ट्रांसपोर्ट से जब भेजे हो तो ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ होगा, उस खर्च, अब क्या करेंगे रांची में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक नया कॉस्ट निकालेंगे। यानी इसमें जो भी हमारा डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस हुआ था, जो भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस हुआ था, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को, और प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू कॉस्ट निकालेंगे, नया कॉस्ट, न्यू कॉस्ट जो रांची का कॉस्ट होगा। मान लो इसमें 1 रुपया हमारा एक्सपेंस हो गया, 1 रुपया हमारा एक्सपेंस हो गया यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमारा तो कॉस्ट ही पड़ गया यहां पर 26 रुपया एक पेन का रांची में। तो अब 26 के बाद आप बेचोगे इसको तब ना प्रॉफिट में जाओगे जी, 26 के नीचे बेचोगे तो लॉस में जाओगे। तो डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस जो निकालते हो मुनाफा, वो कैसे निकालना चाहिए, बात अब समझ में आ रहा है। कानपुर में सामान 25 में खरीदे हो और उसको रांची में 26 में बेच दोगे और ये कह लोगे 1 रुपया प्रॉफिट कमा गए, ये सरासर बेवकूफी है। जहां आप सामान खरीदे थे वहां का कॉस्ट है 25, लेकिन वहां से रांची लाने में हमारा कुछ एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को उस गुड्स के प्राइस में हम लोग ऐड करेंगे।
और एक नया कॉस्ट निकाल देंगे रांची में कि नया कॉस्ट क्या पड़ा। जो भी एक्सपेंस किए हो रांची तक आने में वो डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस था, और डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग, जो परचेज किए हो सामान उसमें ऐड कर देंगे और एक नया कॉस्ट निकाल देंगे। अब ये नया कॉस्ट आपको यहां का मिल गया, अब इसके बाद आप सेल करोगे तो प्रॉफिट में जाओगे, इसके नीचे सेल करोगे तो लॉस में जाओगे। तो प्रॉफिट लॉस ऐसे निकाला जाता है, देखना ठीक है ना। अब समझो, अब ये सारे हमारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस को पहचाना कैसे जाए। अभी मैं ट्रेडिंग नेचर का गुड्स को लेकर एग्जांपल समझा रहा हूं कि जहां से आप गुड्स खरीदे हो वहां से लेकर अपने ऑफिस के गेट तक पहुंचने में जितने भी एक्सपेंस किए हो उस गुड्स पर, वो सारा के सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। लेकिन अब हमारा गुड्स यहां पर आ गया, अब इसको बेचना है तो ऑफिस के थ्रू बेचोगे, तो जितने भी हमारे ऑफिशियल एक्सपेंस होंगे, देखो यहां से होने वाला एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस का पेमेंट ऑफिस से हो रहा है, जो ऑफिशियल एक्सपेंस है, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक से देखो, समझने की प्रयास करो, याद नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं याद शब्द से भागो, मैं आपको सिखाकर रहूंगा, सीखना है, याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, यहां सीखना है। देखो सीखने की बात करो। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे पहचाना जाए। जैसे मान लो हमारे पास स्टाफ है, उसको सैलरी पेमेंट करेंगे, बताओ वो सैलरी कैसा एक्सपेंस है। ये देखो कुल मिलाकर कानपुर से बाई रोड आप यहां तक आए हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस कह रहे हो कि कानपुर से लेकर इस गेट तक पहुंचने में जितना भी एक्सपेंस हुआ, कुल मिलाकर ये कह लो कि जो भी सड़क छाप एक्सपेंस है, सड़क छाप एक्सपेंस, सड़क छो के आए हो ना जी, तो जो भी सड़क छाप एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो ऑफिस छाप एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं बोलूं कि सैलरी का पेमेंट किया जाना है जी, बताओ जब ट्रेडिंग नेचर का मैं एग्जांपल लेके चला हूं कि कानपुर से सामान खरीद के आए हैं, तो हमारा जो भी स्टाफ होगा जिसको सैलरी पेमेंट मैं कर रहा हूं वो ऑफिस में ना होगा स्टाफ हमारा। तो जब हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं स्टाफ को, तब बताओ वो ऑफिशियल एक्सपेंस है या सड़क छाप एक्सपेंस है। सारे बच्चे कहोगे सर ऑफिशियल एक्सपेंस है। और जब ये पहचानिए लिया कि ऑफिशियल एक्सपेंस है जी, तो फिर बताओ वो डायरेक्ट नेचर का है कि इनडायरेक्ट नेचर का है। सब लोग कहोगे इनडायरेक्ट नेचर का है। मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूं तो किसका रेंट पेमेंट करेंगे, हमारा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है तो या तो हमारा गोडाउन रहा होगा या ऑफिस रहा होगा, ठीक है। अगर गोडाउन का पेमेंट कर रहे हो, गोडाउन का, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नेचर में चला जाना है। लेकिन जो ऑफिशियल एक्सपेंस, ऑफिस रेंट पेमेंट कर रहे हो तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन कर रहे हो, ऑफिस के थ्रू कराओगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिकली बात को समझना है, याद नहीं करना है। जहां भी आप मार्केट में जाओगे जॉब में, ये पता चलेगा आपको कि कौन सा एक्सपेंस हमारा ऑफिशियल एक्सपेंस है और कौन सा एक्सपेंस हमारा सड़क छाप एक्सपेंस है, ऑन रोड एक्सपेंस हुआ है, यानी परचेज से रिलेटेड है। तो सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम लोग इसकी बात करें, देखो तो एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ सेल्स एंड ऑफिस, सेल्स एंड ऑफिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जिस एक्सपेंस का संबंध सेल्स से हो, ऑफिस से हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर इसी जगह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता बेटे, तो मैन्युफैक्चर जब फैक्ट्री में करोगे तो बताओ फैक्ट्री में हमारा स्टाफ है या नहीं है, उसको सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सारे सैलरी को इनडायरेक्ट नहीं मान लेना है। अगर प्रॉब्लम में केवल सैलरी लिखा हुआ है तो फिर वो इनडायरेक्ट होगा, ऑफिशियल एक्सपेंस। लेकिन अगर लिख देने फैक्ट्री सैलरी है, फैक्ट्री में जो स्टाफ था उसका सैलरी है, तब वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। मैं लिखा हूं देखो, ये नहीं फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा हुआ, परचेज एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ परचेज एंड फैक्ट्री इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के भी रेंट होंगे, फैक्ट्री में भी स्टाफ है उसका सैलरी देंगे, फैक्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी होगा तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया जाए, फैक्ट्री सैलरी लगा दिया जाए, ठीक है, फैक्ट्री रेंट लगा दिया जाए, तो वो सब डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस हो जाएंगे।
लेकिन केवल रेंट लिखा हुआ है, केवल सैलरी लिखा हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट नेचर का है। जब तक फैक्ट्री वर्ड नहीं लगाया हुआ हो, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं लगाया हुआ हो, वो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे। तो जो भी एक्सपेंस आपका देखो ऑफिस से रिलेटेड होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और जिस एक्सपेंस का संबंध परचेज से या जहां से परचेज किया अपने ऑफिस के गेट तक पहुंचने में जो भी एक्सपेंस किए हो वो सब के सब डायरेक्ट होगा। मान लो ट्रक से आपका सामान चला, अपना ही ट्रक है, तो उसमें फ्यूल होगा ना जी, ऑयल होगा, फ्यूल होगा, सब डालोगे ना उसमें, वो लगेगा। ठीक है, अब वेजेज होगा, लोडिंग होगा, लोडिंग किया होगा, कानपुर में ट्रक पर लोडिंग हुआ होगा, लोडिंग एक्सपेंस हो गया, तो वेजेज हो गया, लोडिंग हो गया, कैरेज हो गया, देखो फ्रेट हो गया, कैरिंग कॉस्ट, फ्रेट, भाड़ा, ये सब डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस है, सबका संबंध परचेज से है, सेल से नहीं। तो होप कि आपको इस पिक्चर को बना देने से क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पहचाना जाए। ठीक है ना। अब मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं, देखो यहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए। देखो अब एक लिस्ट यहां पर आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे मान लो आपका परचेज हो गया, वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, फ्रेट है, ठीक है, कूली एंड कार्टेज हो गया, लोडिंग हो गया, ये तो ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस है तब की बात हुआ। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग नेचर की बिजनेस होगा तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग हीटिंग की जरूरत फैक्ट्री में पड़ेगा। केवल लाइटिंग की बात करें तो ऑफिस में भी जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब केवल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में चला जाएगा। फैक्ट्री वर्ड लगा दिया, वहां का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। तो लाइटिंग एंड हीटिंग हो गया, ठीक है। एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एनी फैक्ट्री एक्सपेंस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना जी। अब देखो यहां पर आ गया वायल, फ्यूल, वाटर। अब अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट करके सामान ला रहे हो तो इंपोर्ट चार्जेस लगेगा, इंपोर्ट चार्जेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब फॉरेन से आ रहा है तो डॉक चार्जेज होगा, बंदरगाह चार्जेस, डॉक चार्जेज होगा। तो इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं, देखो ये डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। अब इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, देखो एक्सपेंस को पहचानना ही मेन चीज है। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में आपको पहचानने सिखाया जा रहा है, साथ में इस इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग पीरियड में कैसे भेजा जाता है यह समझाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फाइनल अकाउंट का जो बेस है वो आपका विदाउट एडजस्टमेंट ही है। पहले इस पर प्रॉब्लम को ठीक से बनाने सीख लेना है। जब हम लोग विथ एडजस्टमेंट में जाएंगे तो ये सारा चीज वहां रिपीट होगा, बस एडजस्टमेंट केवल वहां बढ़ जाएगा, यही होने वाले हैं। अब देखो हम लोग डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब देखो जो भी लिस्ट मैं यहां बनाया हूं बेटे, अब ये लिस्ट का अंत नहीं हो गया है, कुछ नए नाम बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वहां दिमाग लगाएंगे। जो दिमाग लगाने की बात किया मैं कि परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड है या ऑफिस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, और ऑफिस से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट है। अब देखो इनडायरेक्ट अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्ट में आ गया, देखो सैलरी, रेंट,
इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट इंटरेस्ट बैड डेट डेप्रिसिएशन ठीक है ना। डायरेक्ट वाली एक्सपेंस में देख लेना, हमारे दिमाग में भी है नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी था इसमें कैरेज, फ्रेट, ये सब भी जाना था रखना। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये देखो कमीशन हो गया, कमीशन दिया गया है, तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में शामिल है। देखना ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कमीशन, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो गया। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे पहचाना जाता है, साथ में उसकी लिस्ट क्या है, डिटेल्स क्या है, ये समझाने की प्रयास किया लेक्चर नंबर 3 में। अब मैं बहुत जल्द, देखो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। मैं लेक्चर 4 में ये सारे इंफॉर्मेशंस को, अब ट्रेडिंग और पीएनएल का जो फॉर्मेट रियल में होगा आंसर का, उस फॉर्मेट को हम लोग बनाएंगे। यानी ओवरऑल प्रॉब्लम जो बनता है उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें आइटम्स को लिखा कैसे जाता है। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, मैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, साथ में उसको बनाकर दिखाऊंगा वो बनता कैसे है। देखो पर्पस मैं समझा दिया हूं कि पर्पस क्या था, वो लेक्चर नंबर 1 में समझाया हुआ है। तो मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर नंबर 4 में, जो कि बहुत जल्द मैं इसको कंप्लीट करूंगा लेक्चर 4 को, और अब मेरा कोशिश है कि आपको कंटिन्यू ये वीडियो मिलता रहे, बशर्ते बस आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, क्वालिटी समझ में आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इस वीडियो को, आज इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिर से हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। जय हिंद।